एक ही बात करना चाहूंगा स्टार्टिंग में, 1000 लाइक्स करवा दीजिए और 100 कमेंट्स। एक बंदा सिर्फ एक कमेंट करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि किसी गांव वाले से कह रहा होता है कि आप सभी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जांग हुओ की मदद करने के लिए आया हुआ हूँ। अगर दूसरे लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो वह लोग उसे मार देंगे। यह बात सुनने के बाद वह आंटी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती हैं और उससे बताने लगती हैं कि वह बंदा कल ही इस जगह को छोड़कर जा चुका है। हम भी इस बारे में नहीं जानते कि आखिरकार वह कहाँ गया है। तो हमारा एमसी उससे पूछने लगता है, क्या तुम्हें ये डायरेक्शन पता है कि वो किस डायरेक्शन में गया है? ये बात सुनने के बाद आंटी उसे बताती है और उससे कहने लगती है कि जो जांग हुओ है वो माउंटेन्स में जो विलेज है ना, गांव है, उस जगह से आया था और मुझे लगता है कि वो अपने ही विलेज में वापस गया होगा। ये बात सुनने के बाद वह काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है, क्या विलेज 2 से आया है वो बंदा? और उस जगह के बारे में सोचते हुए, मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो माउंटेन 2 है वो बहुत ही ज्यादा वैसा एरिया है हंटिंग टाइप का, और 8 साल पहले वो पूरा का पूरा विलेज एक ही रात में खत्म हो गया था और किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। और किसने इसके बारे में सोचा था कि जो जांग हुओ है वो उस विलेज के उस अटैक से बचने में कामयाब रहेगा? और किसने सोचा था कि वो वाकई में विलेज 2 से है? और वह अपने घोड़े पे बैठकर वहां से जाते हुए कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल डोंग, जो आपने मुझे उसके बारे में बता दिया है। और एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मेरी एडवाइस की तरफ पे आप समझ सकते हो कि सभी के सभी लोग इस यान्यू विलेज को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़कर चले जाओ तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बुरी चीजें हैं वो जल्दी आने वाली हैं आपके इस विलेज में, जो कि लोटस विलेज से आने में लगी हैं अटैक करने के लिए। और मुझे इस बात का डर है, अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये बात सुनने के बाद आसपास के गांव वाले जितने भी लोग होते हैं वह काफी ज्यादा सरप्राइज और शौक से भर जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसा हो सकता है। और तभी एक अंकल आते हैं, इस बात की टेस्टमनी देते हैं, उससे कहने लगते हैं कि रिसेंट ईयर में, मतलब आसपास के कुछ जो साल थे, उसमें काफी ऐसे लोग हैं जो कि यूनियन विलेज से अचानक से गायब हो गए थे। यहाँ तक कि इंसान ही नहीं बल्कि में जो जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग तरीके से मारे गए थे। और इतना ही नहीं बल्कि में हमारा जो गांव है वो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा डरावना होते जा रहा है। जब इनकी यह कन्वर्सेशन चली रही होती है तभी हमारा एमसी वहां से भागने में निकलने में कामयाब रहता है और उस बंदे का पीछा करने के लिए चला जाता है और कह लगता है कि मेरे शब्दों का ध्यान रखना, अगर हो सके तो यह जगह छोड़कर जल्दी जल्दी निकल जाओ। तभी वहां पर एक नए बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहां पर खड़ा होकर कह लगता है कि ये स्पेल ब्रीथिंग, ये तो डिवाइन ब्लेज है। और तभी हमें कुछ जानी पहचानी शक्ल दिखाई जाती है, ये तो वही बुड्ढा है जो कि हमारे एमसी को मारकर वहां से भगा है और उसे उसी घोड़ों के निशान दिख रहे होते हैं जिससे हमारा एमसी गया है और वो माउंटेन्स की तरफ बढ़ पड़ता है। दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे को, अपने साथी को ढूंढने के लिए वहां से जा ही रहा था और जाते जाते एक ऐसा एरिया आ जाता है जहां पर घोड़े नहीं चल सकते, तो वो पैदल चलकर जा रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर जो सड़क है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि मैं यहाँ पर ट्रेवल कर सकूं। और वो अपने घोड़े को एक पेड़ पर बांधते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम यहीं पर रुको मेरे लिए और मेरा इंतजार करो। और उसे बांधने के बाद वो अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर कर पहाड़ों पर छलांग मारते हुए आगे चढ़ बढ़ता है। और जब वह वहां से ऊपर की तरफ चढ़ जाता है तो ऊपर जाने के बाद चारों तरफ देखता है कि आखिरकार वह गांव किधर है। और तभी उसकी नजर एक गांव पर जाती है तो उसे देखकर कहने लगता है क्या शायद यही विलेज 2 है। और जैसे ही उसे वह गांव दिखता है तो वो उस गांव के अंदर जाने लगता है और जब वह अंदर जा रहा होता है तभी रिसेंटली जला हुआ कुछ बाउल दिखता है। उस बाउल में जले हुए पैसे वगैरह हैं, उनका कोई ट्रेडिशन होगा, उसमें पैसे वैसे जलाते हैं, हमें तो नहीं पता उसके बारे में, लेकिन आप लोग, मुझे पता है, पता होगा। और वो जैसे ही अंदर जाता है तो उस बाल को देखने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस चीज को जले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जांग हु है उसने जरूर ही ये सब जलाए होंगे अपनी फैमिली मेंबर्स को लास्ट ऑफरिंग देने के लिए। और जब वह यहाँ से सोचने में लगा ही हुआ होता है तभी हमारे एमसी को एक आवाज सुनाई देती है जिसको सुनने के बाद वह काफी ज्यादा सरप्राइज से भर जाता है। और अगले ही पल हमें एक स्नेक दिखाया जाता है और स्नेक के बगल में किसी के हाँफने की आवाजें आ रही होती हैं। उसकी आवाज सुनने के बाद हमारा एमसी उस आवाजों की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, ये बंदा और कोई नहीं बल्कि जिस बंदे को हमारा एमसी ढूंढ रहा है, जांग हुई, ये वही बंदा है। और ये उस हमारे एमसी को देखने के बाद उससे कहने लगता है, क्या तुम यहाँ पर मुझे पकड़ने के लिए आए हुए हो ताकि तुम मुझे यहाँ से वापस ले जा सको? और तभी हमारा एमसी उसकी यह बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि गुयु, पिछले समय में जब हम लोग साथ में इस विलेज से उस सेक्ट की तरफ गए थे तब हमने मिलकर कई सारी मुसीबतों का सामना किया था और फिर जाकर हम उस सेक्ट में एंटर हो पाए थे। तो एक बात मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने उन लोगों को क्यों मारा और वहां से मारने के बाद क्यों भाग गए? ये बात सुनने के बाद वो जांग हुओ उसे बताने लगता है, क्या तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं वहां से क्यों भागा? तो ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। आखिरकार तुम्हें कैसे पता होगा मेरे दर्द के बारे में कि आखिर मैंने वहां जाने के बाद क्या क्या झेला है भाई जियो।
उस समय पर जब मैं पहली पहली बार उस विलेज के उस पूरे के पूरे विलेज में से मैं अकेला उस सन सेक्ट में एडमिट हो पाया था। और इतना ही नहीं, मैं उस जगह पर इसलिए गया था क्योंकि मेरा जो पूरा का पूरा विलेज है वो एक ही रात में तबाह हो गया था। और उस समय पर जैसे जो अटैक हुआ था, जो तबाह हुआ था, उस समय पर मैं बचने में कामयाब रहा क्योंकि मैं उस वक्त मेरे अंकल के घर पर था जो कि यूनिये विलेज में था। और उस रात के अटैक के कारण मैंने अपनी फैमिली को खो दिया, वो भी बहुत ही ज्यादा जवानी में, और उस वक्त मैं बहुत छोटा भी था। लेकिन उतने ज्यादा हार्डशिप के बाद भी मैं बर्निंग सनसेट को ज्वाइन करने में कामयाब रहा। और वह मोमेंट मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी वाला मोमेंट था। और फिर उसको ज्वाइन करने के बाद तुम पियर रेस्टोरेंट में चले गए थे और मुझे जेड मून फ्लावर बोट पर असाइन कर दिया गया था। और उस समय पर मुझे डिस्कवर कर दिया पिंप लियो क्विंग ने, और उसने मुझे मार्शल आर्ट सिखाई। और उस मार्शल आर्ट सीखने के कारण मेरे जो टैलेंट था वो इतना ज्यादा बेटर था कि मैं मेरिटेड स्टेज में हाफ मंथ में पहुंच गया था। और उस स्टेज को मैंने अचीव कर लिया था सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर। और इस बात के लिए मैं उससे बहुत ज्यादा ग्रेटफुल था, बहुत ज्यादा थैंकफुल था कि इसने मुझे इतना कुछ सिखाया। लेकिन तभी अचानक से वह गुस्से में कहने लगता है, क्या तुम्हें पता भी है कि जो जो जेड मून फ्लावर बोट है ना, वो किस तरीके की जगह है? वहां पर लार्ज पोर्शन में, मतलब बहुत मात्रा में विजिटर्स आते हैं और वह लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा मजे करते हैं। वह इस तरह की जगह है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और उस समय पर मेरी जो मार्शल आर्ट स्किल थी वो इतनी ज्यादा हाई लेवल की नहीं थी जिससे कि मैं पिंप गोंग जियोए के या फिर लियू किंग के अपोजिट में जा सकूं, उनसे अटैक कर सकूं। और इससे हमें पता चलता है कि इसका तो हो गया। ये जगह ठरकियों से भरी पड़ी थी, भाई लिमिट क्रॉस हो गई है यहाँ की तो। और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि उन लोगों ने मुझे फोर्सफुली वो काम करवाया, उस हाउस में घसीट दिया जो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी भी काफी ज्यादा शौक और सरप्राइज से भर जाता है। वही नहीं बल्कि हम भी। और तभी जांगू वो पागलों की तरह हंसने लगता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, 3 साल, मुझे 3 साल उस जगह को झेलना पड़ा था, तुम्हें पता भी है। और फाइनली मुझे अब मौका मिला है तो मैं उस मौके का फायदा तो उठाऊंगा ही ना, और वहां से भागूंगा, अपना बदला भी लूंगा। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी को कहने लगता है कि सपोजली देखा जाए तो 3 दिन काफी है तुम्हें इस जगह को छोड़कर भागने के लिए। तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम यूनि विलेज में क्यों गए और अपने आप को एक्सपोज क्यों कर दिया था? यह बात सुनने के बाद जो जांगुई होता है वो उससे कहने लगता है कि उस वक्त जब मैं छोटा था, उस वक्त अगर मेरे अंकल ने मेरा ख्याल नहीं रखा होता या फिर मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया होता तो मैं काफी समय पहले ही मारा जा चुका होता। और इसीलिए मैं उनकी फैमिली को और उन्हें बिल्कुल भी अबंडन नहीं कर सकता, उन्हें इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकता। क्योंकि अगर सेट को इस बारे में पता चल गया कि मैंने ये सब कांड किया है तो वो जरूर ही मेरी फैमिली की तरफ जाते। इसलिए मैंने ये सब प्लान बनाया ताकि मैं इन्हें इस विलेज से जल्द से जल्द ऐसी जगह भेज सकूं जहां पर सेट की नजर ना पहुंचे। और उसके बाद में अपना काम निपटाने के बाद मैंने इस माउंटेन को क्लाइंब किया ताकि मैं अपने पेरेंट्स के आखिरी जो निशानी होती है, रेस्पेक्ट दे सकती हो, क्या सीधे शब्द में कह दो, मिलने के लिए आया हुआ पेरेंट्स से जो कि ऑलरेडी डेड है। और बताता है कि जब मैं उनसे मिलने के लिए आया था तभी मेरी पहचान और मेरी मुलाकात इस बीस्ट से हुई। और यही एक ऐसा बीस्ट है जिसके कारण मेरा पूरा का पूरा विलेज एक ही रात में तबाह हो गया था और मैं अपने पेरेंट्स का बदला इस बीस्ट से लेने के लिए आया था। अब जबकि जो मुझे करना था मैं वो ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो अब तुम मुझे वापस सेट की तरफ ले जा सकते हो या फिर तुम मुझे मार सकते हो। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने कब कहा तुमसे कि मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ या फिर मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? तुम्हें इस जगह को छोड़कर जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद जांगुओ काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझे जाने देने के लिए तैयार हो? तभी एमसी उसे बताने लगता है कि आजकल जो सेट के हालात है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं और बहुत ही ज्यादा चावलटेक हालत है। और अभी के लिए कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि तुम्हारे पीछे आना चाहेगा और तुम पर तो कोई भी ध्यान नहीं देगा। अब जबकि तुम्हारे पास इतना समय मौजूद है कि तुम यहाँ से भागने में कामयाब हो सकते हो, तो तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो। एक बार तुम वुजियांग काउंटी की विक्सिनिटी से हमारे इस आसपास के इलाके से बाहर निकल गए तो तुम्हें कोई भी नहीं पकड़ेगा। यह बात सुनने के बाद वह बंदा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और हमारे MCGUA का धन्यवाद कहने लगता है और पहली फुर्सत में वहां से भाग जाता है और कहने लगता है कि हम एक दिन जरूर मिलेंगे। और जब हमारा एमसी उसे जाते हुए देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि गुई, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें सरवाइव करना होगा। और अपना काम निपटाने के बाद हमारा एमसी वापस आने लगता है और कहने लगता है कि मैं वापस आ चुका हूँ, अब हमें भी चलना चाहिए। लेकिन अचानक से उसे कुछ महसूस होने लगता है और जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो एक जानी पहचानी सी स्वॉर्ड उसकी तरफ बढ़ रही होती है उसे मारने के लिए। लेकिन किसी तरीके से हमारा एमसी उसे डॉज करने में कामयाब रहता है क्योंकि वो उसे महसूस कर लेता है पहले ही। और उस स्वॉर्ड का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जैसे ही स्वॉर्ड जमीन पर लगती है तो वो जगह पूरी तरीके से टूट जाती है, तबाह हो जाती है। तभी वह बुड्ढा हमारे एमसी की तरफ बढ़ता है और उससे कहने लगता है, वाओ तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड निकले, तुम मेरे इस अटैक को डॉज करने में कामयाब रहे। और जब हमारा एमसी उसे देखता है तो कहने लगता है कि 5 चैनल लीडर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये बात सुनने के बाद वो बुड्ढा उससे कहने लगता है कि भाई जी हुए, अब समय आ चुका है कि हम लोग अपना हिसाब बराबर कर लें यहाँ पर। और जब वह उस बुड्ढे को हमारा एमसी यहाँ पर देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि शिट, ये तो बिल्कुल गलत समय पर फंस गए हैं यहाँ पर।
और हम सभी को बताने लगता है कि सच सच देखा जाए तो मेरा जो पर्पल ऑरा रीडिंग स्किल है वो ऑलरेडी 5th लेवल तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल था मुझसे। और तभी वे अपनी स्वॉर्डमैन को बुला लेता है, समन कर लेता है अपने उस बैनर से और उससे कहने लगता है कि 5 चैनल लीडर, लगता है कि आज तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। अगर वाकई में ऐसी बात है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अब मेरे पास जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी बची हुई है 21,000 पॉइंट्स वो इस्तेमाल करने लगता है ताकि वह अपनी वज्र ग्लास बॉडी उसे परफेक्शन लेवल तक इस्तेमाल कर सके, बढ़ा सके उसके लेवल को। तो सारे के सारे पॉइंट उसमें डाल देता है और तभी सिस्टम उसकी इस अपग्रेड को एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही हमारे एमसी का सिस्टम एक्टिवेट होता है इसकी पावर लेवल बढ़ने लगती है और तभी ऊपर से एक ऐसा लगता है जैसे कि इसकी बॉडी से एक बहुत भयानक चीज निकली हो। और जब इतनी फोर्स वहां से निकल रही होती है तो उस बुड्ढे को भी फोर्स महसूस होने लगती है और वो उसको महसूस करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम इंटरनल रिफाइनमेंट के पीक लेवल पर पहुंच चुके हो और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां से तुम परफेक्शन लेवल तक ही पहुंच चुके हो। ये आखिरकार कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम तो काफी ज्यादा जवान हो। जब तक तुम्हारी जो फैमिली है वो कोई कल्टीवेशन फैमिली ना हो जनरेशन से, तब तक ये मार्शल आर्टिस्ट के लिए इम्पॉसिबल है। आखिरकार तुम तो एक वर्ल्ड क्लास प्रोडिजी हो, लेकिन वो ऐसा होने नहीं दे सकता। और तभी वह अपनी स्वॉर्ड को वापस समन करने लगता है ताकि वो हमारे एमसी पर दोबारा से अटैक कर सके। और जब उसके अटैक को रोकने के लिए हमारा एमसी कुछ हुआक्स को भेजता है तो उसका अटैक को वह रोक नहीं पाते और उसका अटैक उन हुआक्स को मारकर आगे की तरफ बढ़ पड़ता है। तभी अगली बारी आती है उस स्वॉर्डमैन की जो कि उस पेंटिंग से निकलता है, जो कि अपनी स्वॉर्ड से उसकी स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसकी स्वॉर्ड को वह डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन थोड़ी बहुत तो रफ्तार कम तो हो ही गई होगी अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो। और वह स्वॉर्ड डायरेक्टली हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन अब जबकि हमारा एमसी ऑलरेडी अपग्रेड हो चुका है तो वो भी उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और वह भी अपने उस डैगर को उस स्वॉर्ड की तरफ थ्रो कर देता है। और जैसे ही वो दोनों स्वॉर्ड आपस में टकराती हैं तो दोनों की डायरेक्शन वहां से बदल जाती है, लेकिन हमारा एमसी देखता है कि इस स्वॉर्ड के पीछे कुछ आइस एरोज भी मौजूद है। इससे पता चलता है कि इसे उस बुड्ढे ने ट्रिक कर दिया और उससे बचने के लिए हमारा एमसी स्पिरिचुअल फायर बॉम्ब का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो उन आइस के गोलों को पिघला सके। और वो सारे के सारे आइस के गोले एक एक करके पिघलने लगते हैं और जब यह बुड्ढा उनको देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि मेरे जो आइस एरोज हैं वो सारे के सारे आइस एरो के इसके स्मॉल फायर बॉम्ब से रोक दिया। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है ये बंदा? और इतना ही नहीं बल्कि में एक फायर की जो बॉल होती है वो उस बुड्ढे की तरफ बढ़ने लगती है और इसको देखने के बाद बुड्ढा काफी देर डर जाता है और सरप्राइज हो जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं घबराहट के कारण। और उस अटैक से बचने के लिए वो बुड्ढा वहां से जंप कर देता है और तभी जमीन में एक जोरदार धमाका होता है और जिस जगह पर वो बॉल गिरी होती है वह जगह आग से जलने लगती है। तभी इस मौके का फायदा उठाता है एमसी और हमारा एमसी उस जादू की छड़ी को निकालकर उससे कहने लगता है, मुझे लगता है कि तुम इस चीज को रिकॉग्नाइज करने में या पहचानने में कामयाब तो जरूर ही रहोगे। और तभी वो शकलक बुम वाली पेंसिल निकालने के बाद उस पेंसिल को बड़ा कर देता है और बड़ा करने के बाद वो बन जाती है हमारे एमसी की जादू की छड़ी। और जब वह बुड्ढा उसको देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, ये तो मेरे यूचांग के सोल गैदरिंग स्ट्रीमर है, आखिरकार यह चीज तुम्हारे पास क्या कर रही है? और ये और भी ज्यादा गुस्से से भड़क पड़ता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ बाय जीवे। लेकिन हमारा एमसी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो डायरेक्टली उस बुड्ढे से कहने लगता है, 5 चैनल लीडर, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ कि मैं जांग यूचैंग ही नहीं बल्कि मैं जो कि मेरे हाथों से मारा गया था, बल्कि मैं तुम्हारा जो सेकंड डिसिपल है ना जो कि 3 साल पहले मारा गया था जिसका नाम वू हाओ है, वो भी मैंने ही मारा था। ये बात सुनने के बाद ये बुड्ढा बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है और गुस्से में अपनी जेब में हाथ डालकर उसका नाम पुकारता है, भाई जीवे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? और अपनी जेब में से कुछ आइटम निकालता है और जैसे ही हमारा एमसी कावे स्पेशल एनर्जी से बना हुआ स्वॉर्ड्समैन उस पर अटैक करने वाला होता है तो वो उससे बचने के लिए उस चीज का इस्तेमाल करने लगता है और रेडिएंट शील्ड को एक्टिवेट कर देता है अपनी। जैसे रेडिएंट शील्ड को एक्टिवेट करता है जिससे कि हमारे एमसी के हुआक और वो स्वॉर्ड्समैन उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वो उस पर अटैक नहीं कर पाते क्योंकि उसकी शील्ड इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि वो उसे तोड़ने में नाकामयाब रहते हैं। और वह बुड्ढा इस मौके का फायदा उठाता है और फायदा उठाते हुए इस शील्ड को अपने बॉडी में चिपकाते हुए अपनी स्वॉर्ड को हवा में उड़ाते हुए हमारी एमसी की तरफ बढ़ने लगता है और हमारा एमसी इसको देखने लगता है तो कहने लगता है मन में सोचते हुए, सबसे पहले तो मैं इसकी स्वॉर्ड तोड़ता हूँ, मैं तभी इसको हरा पाऊंगा। और तभी वह बुड्ढा अपनी मैजिकल एनर्जी से अपनी स्वॉर्ड को डायरेक्ट करने लगता है हमारी एमसी की तरफ। तभी हमारा एमसी अपनी चॉपर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद जो उस बुड्ढे ने स्वॉर्ड भेजी थी उस स्वॉर्ड को वहीं पर डिफ्लेक्ट कर देता है जिससे कि वो स्वॉर्ड अपनी डायरेक्शन खो देती है और जमीन पर जाकर लग जाती है। लेकिन अगले ही पल हमारा एमसी कुछ नोटिस करता है जिसको देखने के बाद वह सरप्राइज हो जाता है, जहां पर वो बुड्ढा बहुत ज्यादा मात्रा में अपने चारों तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है जिसको देखकर हमारा एमसी कहने लगता है उससे,
अबे बुड्ढे तू करना क्या चाहता है? तभी बुड्ढा उससे कहने लगता है कि भाई जी हुए, अब जब तुमने मेरी डिसिपल्स की लाइफ इस तरीके से ले ली है तो उसका उनकी जो मौत का बदला है वो मैं तुमसे लूंगा, क्योंकि खून का बदला खून से होता है। और तभी पे बुड्ढा हमारे एमसी की तरफ 10,000 विंड ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिससे कई सारी विंड ब्लेड्स हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगती हैं। और जब उसका हुआक्स उसको रोकने की कोशिश करने लगता है तो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी भी हमारा एमसी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वह अपनी लुमिनिया शील्ड निकाल लेता है ताकि वो उसके अटैक से बच सके। लेकिन वो उसके अटैक को महसूस कर सकता है कि वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल ब्लेड टेक्निक है। जो 5 चैनल लीडर है वो इस वक्त अपनी सारी की सारी पावर का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है ताकि वो मुझे हरा सके। और किसी तरीके से हमारा एमसी वहां से टॉर्च करने की कोशिश करने लगता है। तभी वुड्डा उस पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है कि चले देखते हैं कि आखिरकार तुम कितनी देर तक मेरे अटैक से बच सकते हो। इसको देखते हुए हमारा एमसी कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि मुझे भी यहाँ पर अपनी फुल फोर्स दिखानी चाहिए, फुल पावर दिखानी चाहिए, क्योंकि मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि इस बुड्ढे के पास यानी कि 5 चैनल लीडर के पास अब और भी स्किल्स यूज करने के लिए नहीं बची हैं। तभी वो अपनी लाइट वेट स्ट्राइड का इस्तेमाल करता है और फुल स्पीड में उनकी सारी की सारी विंड टेक्निक को, विंड ब्लेड्स को डॉच करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और फुल फोर्स में जा रहा होता है बिना चोट लगे। ये देखने के बाद वो बुड्ढा काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मुझसे क्लोज कॉम्बैट में फाइट करोगे तो तुम मुझसे जीतने में कामयाब रहोगे? तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो बेवकूफ। तभी हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है उससे फाइट करने के लिए और डायरेक्टली जाकर उस बुड्ढे पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। लेकिन जब वो उस पर अटैक करता है तो उसका अटैक उसकी शील्ड को तोड़ने में नाकामयाब रहता है, जिसको देखकर वह बुड्ढा काफी ज्यादा खुश होता है और उससे कहने लगता है कि ये पूरी तरीके से यूजलेस है, क्योंकि जो मेरी रेडियंट शील्ड है वो एक मीडियम ग्रेड मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तभी हमारा एमसी अपने हुआक को वापस से उसे तोड़ने के लिए कोशिश करने लगता है और सभी को ऑर्डर दे देता है। बल्कि मैं इतना ही नहीं, बल्कि होस्ट के हुआक से नहीं, बल्कि मैं उसका जो स्वॉर्डमैन होता है जो कि उस पेंटिंग से निकलता है वो उसका भी इस्तेमाल करने लगता है उसको तोड़ने के लिए शील्ड को। लेकिन वो बुड्ढा रुकता नहीं है, वो वापस से अपने विंड ब्लेड का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वह हमारे एमसी के सभी अटैक्स को रोक सके। लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉच करने में कामयाब रहता है। लेकिन उसके द्वारा बुलाए गए जितने भी स्पेशल क्रीचर्स होते हैं ना वो सारे के सारे उस विंड टेक्निक के कारण मारे जाते हैं। लेकिन हमारा एमसी अभी भी हार नहीं मानता और उसके पास जो स्वॉर्डमैन बचा हुआ होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम कंटिन्यू करो अटैक करना। और जब वह इस तरीके से दोनों के दोनों मिलकर अटैक करने लगे होते हैं तो दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकराती है और दो स्वॉर्ड को वो एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं और एक ही पॉइंट पर अटैक करते हैं, जिससे कि उसकी फोर्स बहुत ज्यादा होने के कारण जो उस बुड्ढे की शील्ड होती है वो वहीं पर टूट जाती है। जिसको देखने के बाद वो बुड्ढा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि मेरी रेडियंट शील्ड आखिरकार कैसे टूट गई है। और उस बुड्ढे की शील्ड टूटने के बाद वो बुड्ढा नीचे आ जाता है और हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अब बताओ बुड्ढे, 5 चैनल लीडर की अब तुम मुझसे कैसे बचोगे? ये बात सुनने के बाद बुड्ढे को और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो उसके पास जितनी भी बची कुची टेक्निक्स होती है विंड ब्लेड की वो सारी की सारी वो हमारे एमसी पर छोड़ देता है, वो भी चुपके से। लेकिन हमारा एमसी इसको नोटिस कर लेता है और अपनी लुमिनिया शील्ड को पीछे की तरफ कर देता है, जिससे कि जितने भी अटैक होते हैं वो शील्ड पर लगते हैं और वो बच जाता है। लेकिन फिर भी बच तो जाता है, लेकिन पेन तो फिर भी होगा ना। और वो अपने उस स्वॉर्डमैन को ऑर्डर देने लगता है कि जल्दी से जाओ और उस बुड्ढे को यहीं पर मार दो। और वे दोनों के दोनों एक साथ अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं उस बुड्ढे पर। लेकिन बुड्ढा इसको देखने के बाद चिल्लाते हुए कहने लगता है, तू बास्टर्ड कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? लेकिन दोनों के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उसका सर उसकी बॉडी से अलग अलग हो जाता है और यहाँ पर हमारे एमसी की जीत होती है। और कहने लगता है कि फाइनली मैंने उस बुड्ढे को यहाँ पर मार दिया और अपने मास्टर का बदला ले लिया है। और इस वक्त ये बहुत ज्यादा उदास महसूस कर रहा है, लेकिन अचानक से उसे कुछ महसूस होने लगता है और पता चलता है कि इसकी बॉडी पे भी काफी ज्यादा चोट लग चुकी है और उस चोट में काफी ज्यादा दर्द होने में लगा है। और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि ये जो चोट है वो इतनी ज्यादा डीप तो नहीं है, लेकिन एक बार मैं जो रेजिडुअल स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी पर लगी हुई है ना दूसरे बंदे की, उसको मैं कुछ मेडिसिन वगैरह लगा के हटा दूंगा और वो 2 दिन के अंदर अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा मेरा घाव। इस बार जो मेरी फाइट थी इस बुड्ढे के कारण, इस पेंटिंग यानी कि इस स्क्रोल की मदद से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था इस फाइट के दौरान। अगर मुझे मेरे पास जायंट वाक्स उन अटैक्स को रोकने के लिए मौजूद नहीं होते और स्वॉर्ड्समैन और मैंने अगर कंबाइन नहीं किया होता अपनी फोर्सेस को, तो मुझे ही लगता था कि मैं इस बैटल को जीतने में कामयाब रहता। और उस सभी को बुड्ढे को मारने के बाद उसकी जो भी लूट होती है उसको देखने लगता है और कहने लगता है कि यहाँ पर लाइट अज़ूरा स्वॉर्ड है, 36 फॉरबिडन मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था मीडियम ग्रेड मैजिकल इंस्ट्रूमेंट से। इसके पास तो हायर ग्रेड के वेपन्स भी मौजूद है गोल्डन सिल्क डैगर के मुकाबले में, और जो हुआक्स हैं और स्वॉर्डमैन को कंबाइन कर दो तो ये काफी ज्यादा फायदे वाली चीज रही। और इतना ही नहीं बल्कि मैं जो शील्ड मैंने इसे हासिल की थी वो मेरी लुमिनिया शील्ड से काफी ज्यादा पावरफुल है और मेरा जो डिफेंस है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, स्ट्रॉन्गर हो चुका है। और तभी हमारा एमसी उस बैग को खोलकर देखने लगता है और कहने लगता है कि ये बैग तो वाकई में किसी हाई ग्रेड फॉरेन बीस्ट की स्किन से बना हुआ दिखने में लगा हुआ है। चलो देखते हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या है।
और इस वक्त इसका चेहरा देखकर लगता है कि कितना ज्यादा मुंह में पानी आ रहा है। स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीजें होंगी, यानी कि पावरफुल चीजें, आइटम्स। लेकिन जैसे ही उस बैग को खोलकर देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि इस बैग में बहुत मात्रा में आइटम्स पड़े हुए होते हैं और हमें इस बैग के आइटम्स के बारे में बताया जाता है। इसमें धर्मा है 1000 माउंटेन जेड विंड ब्लेड से, धर्मा है लाइट बॉडी लिफ्टिंग टेक्निक, गैदरिंग स्ट्रीमर सेक्रीफाइस टेक्निक, और इतना ही नहीं बल्कि मैं सीक्रेट रिकॉर्डेड डिवाइन बीस्ट के स्पिरिचुअल मटेरियल ट्रेजर, जुओ जोंग प्रोविजनल रिपोर्ट, अब जी हाँ स्वॉर्ड टेक्निक, वज्र बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक, हाई ग्रेड तालिस्मान, गोल्ड ब्रेसलेट्स, 1000 ईयर जिनसिंग। इतने ज्यादा आइटम्स को देखने के बाद वह काफी तक खुश हो जाता है और कहने लगता है कि ये बैग तो खजाने से भरा हुआ है, खजाने से। और ये बैग खुद एक इतना बड़ा खजाना है जो कि इतने ज्यादा आइटम्स को छुपा कर रख सकता है अपने इस छोटे से पाउच के अंदर। और हमारा एमसी इसको देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है कि मैंने बुराई को सजा दी है और इसके बदले में मुझे रिवॉर्ड भी मिल चुका है। इस बार तो मैंने वाकई में जैकपॉट हिट कर दिया। तभी उसकी नजर एक ड्राइंग पर जाती है और कहने लगता है क्या ये एक मैप हो सकता है। और आसपास के सारी की सारी जानकारी हासिल करने के बाद कहने लगता है कि ये माउंटेन तो क्योंकि टाउन के आसपास के जो जगह है ना उस जैसा लगने में लगा हुआ है। क्या ये वही गोस्ट हेड माउंटेन है? लेकिन इस मैप में ना ही कोई स्टार्ट पॉइंट है और ना ही कोई एंड पॉइंट है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी कंप्लीट मैप से निकाला गया हो। और जरा इस चीज को देखो, इस चीज को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये एक पेपर हो। और उसे नॉक नॉक करके चेक करने लगता है और कहने लगता है कि इसका जो टेक्सचर है वो काफी ज्यादा हार्ड टेक्सचर है और काफी ज्यादा हैवी मटेरियल यूज किया गया है। अगर भले ही इस मैप को इतने ज्यादा स्पेशल मटेरियल से बनाया गया है, लेकिन इस पर जो नक्शा बनाया गया है, जो मैप बनाया गया है, वो उसका जो खजाना है वो कितना ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा, मुझे तो ये जानना है। जो 5 चैनल लीडर है वो कुछ ना कुछ तो इस खजाने के बारे में जानता था, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वो इस जैसी एक रिमोट जगह पर आया होगा, मतलब खाली इलाके में आया होगा इस गोस्ट हेड माउंटेन पर अपने गोस्ट हेड विलेज को सेटअप करने के लिए बिना किसी रीजन के। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। और वो अपने घोड़े को जाकर तैयार करने लगता है वहां से जाने के लिए, और जाते जाते मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे इस ट्रिप के दौरान मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ है, लेकिन मैं इसको इमीडिएटली कॉम्बैट पावर में इस्तेमाल नहीं कर सकता। और तो और दूसरी तरफ मुझे बर्निंग सेट के बर्निंग सन सेट का जो साइड है उसको भी देखना है। एक बार जाओ को इनको उसकी पावर मिल जाएगी तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली अनफेवरेबल हो जाएगी मेरे लिए चीज, और मुझे मेरा वहां पर रहना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जल्द से जल्द खुद को अपने आप को पावरफुल बनाना होगा और इस बात का रिस्क भी लेना होगा। और इतना सोचते सोचते वह अपने घोड़े पर बैठकर वहां से चला जाता है। और जब भी वह वहां से वापस जा रहा होता है तभी हमें विलेज लोटस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा एमसी आ जाता है। तो वहां पर आसपास का सारा इलाका देखने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है अब जबकि यहाँ पर सेक्रीफाइस टेक्निक है तो मैं अपनी जो सोल गैदरिंग स्ट्रीमर है उसकी पावर को इंक्रीज कर सकता हूँ। और इतना ही नहीं, इनको मारने के बाद मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो पॉइंट्स है ना जो कि सिस्टम में यूज होते हैं, मैं उनको भी रिप्लेस कर सकता हूँ और बढ़ा सकता हूँ। चलो इस विलेज लूटस टाउन के जितने भी गोश्त है उनसे जाकर मिलते हैं। और तभी पे उन अगरबत्ती को जलाने लगता है ताकि वो उन सभी के सभी गोश्त को समन कर सके। और उस अगरबत्ती के जलने के बाद उसका धुआं चारों तरफ फैल जाता है, जिसके कारण आसपास के जितने भी गोश्त होते हैं वो हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा बेकार बेकार आवाजें निकाल रहे होते हैं हुआ हुआ की। और जब हमारा एमसी उनको देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि फाइनली फाइनली ये गोश्त यहाँ पर आ चुके हैं। और हमारा एमसी इसको देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जैसा उसने सोचा था काफी सारे गोश्त उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और इनको देखकर कहने लगता है कि ये तो बिल्कुल उन्हीं जैसे गोश्त जैसे दिख रहे हैं जैसे कि मेरा मुकाबला एनकाउंटर हुआ था उस समय पर। और उस समय पर तो मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसलिए उस वक्त मैं वहां से भाग गया था, लेकिन अभी जितनी मेरे पास पावर है उसके हिसाब से मैं यहाँ से बिल्कुल भी भागने नहीं वाला और कभी भी नहीं भागने वाला। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि कई सारे गोश्त हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं, लेकिन हमारा एमसी शक्ल का मुंह वाली पेंसिल निकालता है और उससे कहने लगता है कि सोल गैदरिंग स्ट्रीमर एक्टिवेटेड। और भाई साहब उसी के बाद वो जादू की छड़ी एक्टिवेट हो जाती है और आसपास के जितने भी गोश्त होते हैं वह सारे के सारे छोटे मोटे गोश्त उस स्ट्रीमर में एब्जॉर्ब होना चालू हो जाते हैं। इसको देखकर हमारा एमसी कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में गोश्त मौजूद है, और सारे के सारे गोश्तों को अपने इस स्ट्रीमर में एक्टिवेट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब ऐसा करता है तो उसकी जो पावर होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। इसको देखकर खुश होते हुए कहने लगता है कि कितनी ज्यादा अच्छी बात है कि लार्ज अमाउंट में मुझे यहाँ पर गोश्त मिल चुके हैं और उनकी एनर्जी को मैंने इस सोल गैदरिंग स्ट्रीमर में एब्जॉर्ब भी कर लिया है। और इसको करने में मुझे ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा और तुरंत ये खत्म भी हो गया। और उन सभी को एब्जॉर्ब करने के बाद उनमें से कुछ लोगों को बाहर निकालता है, कुछ गोश्त को बाहर निकालता है। और जितने भी गोश्त बाहर आते हैं उनको देखकर काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि जो सोल गैदरिंग स्ट्रीमर है उसने 12 अपग्रेडेड गोश्त को रिफाइन कर लिया है, और इसकी मदद से मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ कि अब मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ, अब मुझे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा किसी के लिए। और तभी वह अपने साथियों को ऑर्डर दे देता है उन बाकी के नॉर्मल गोश्त पर अटैक करने के लिए। और जो अपग्रेडेड गोश्त होते हैं वो नॉर्मल गोश्त पर अटैक करने लगते हैं और उन्हें खाने लगते हैं।
और जब वे उन्हें खा रहे होते हैं तो मैं आपको रीजन बताता हूँ कि ऐसा क्यों। अगर वे उन्हें खाते हैं तो इनकी एनर्जी इन गोस्ट के बॉडी के अंदर चली जाएगी, जिससे कि वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे और भी ज्यादा अपग्रेड हो जाएंगे। और वह सारे के सारे हमारे एमसी के चारों तरफ घूम रहे होते हैं और एमसी इस सीन को देखने के बाद काफी खुश होने लगता है और उससे कहने लगता है कि मेरे जितने भी अपग्रेडेड गोस्ट हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं मेरे स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए। और इतना ही नहीं, वो अपने आप को ही पावरफुल बना रहे हैं नॉर्मल गोस्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद। कितनी ज्यादा ग्रेट बात है, मुझे मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है और मैं पावरफुल बनते जा रहा हूँ। और इसी के साथ साथ वो अपने हुआक्स को भी उन पेंटिंग से बाहर निकाल लेता है और उन्हें भी ऑर्डर देने लगता है कि यहाँ पर सभी के सभी गोस्ट को जाकर मारने लगो। और वो हुआक्स भी उन गोस्ट को मारना चालू कर देते हैं और उसका स्वॉर्डमैन भी बाहर आ जाता है, जिसको देखकर वो कहने लगता है कि मेरे हुआक और स्वॉर्डमैन जितना मैंने सोचा था उतना उससे ज्यादा पावरफुल निकले और इन छोटी मोटी गोस्ट निपटना उनके लिए बहुत ज्यादा छोटी मोटी बात होगी। और जो अपग्रेडेड गोस्ट हैं वो मुझ पर अटैक करने के लिए यहाँ पर आ ही रहे होंगे। लगता है कि पीछे जितने भी गोस्ट थे मेरे छोटे मोटे, उन सभी को मेरे गोस्ट आर्मी ने निपटा दिया है और ऑर्डर देने लगता है कि सभी के सभी गोस्ट को यहाँ पर खत्म कर दो, एक गोस्ट भी जिंदा नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। और ऐसा कहने के बाद वो सभी के सभी पागलों की तरह मारना चालू कर देते सभी के सभी गोस्ट को और बाइस जी हुए सभी के सभी सोल्स की और सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है अपने उस स्ट्रीमर में और कहने लगता है कि इस बार तो बहुत ही मात्रा में मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी मिल चुकी है और तो और साथ में मुझे 12 अपग्रेडेड गोस्ट मिल चुके हैं रिफाइंड वाले, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा ही ऑर्डर मानेंगे। और इनकी मदद से जो सोल गैदरिंग स्ट्रीमर है और इसके अंदर जितने भी अपग्रेडेड गोस्ट हैं वो सारे के सारे मैंने कलेक्ट कर लिए हैं एक जगह पर। और वो और भी ज्यादा अपग्रेडेड गोस्ट को बाहर बुला लेता है और कहने लगता है कि अब जब मैंने इस पूरे के पूरे हॉन्टेड लैंड को अगर मैंने क्लियर कर दिया तो इस बात से जो जूनियर विलेज जिससे मैं आया हूँ वो विलेज बिल्कुल भी खतरे में नहीं पड़ेगा और मैं पूरी की पूरी जगह को साफ कर दूंगा। और जब ये कह रहा होता है कि वो पूरी की पूरी जगह को साफ कर देगा, तभी हमारे एमसी की नजर किस चीज पर जाती है और उसे कुछ महसूस होता है और पीछे मुड़कर देखता है। और जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहां से कुछ आने में लगा हुआ होता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज लग रही होती है देखने में। और कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या है, ये जो सारे के सारे जो गोस्ट हैं वो इस एक प्लैंक के उनको क्यों पकड़े हुए हैं और वो काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज कर रही होती है ये जो भी चीज होती है और वो काफी ज्यादा डरावने भी लग रहे होते हैं नॉर्मल गोस्ट के मुकाबले में। तभी उस प्लैंकिंग में से आवाज आती है और कोई कह रहा होता है कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस गोस्ट लैंड में घुसने की, अब तो मैं मरना होगा। तभी वो प्लैंकिंग आसमान में उड़ना चालू हो जाता है और जो भी लोग उसे पकड़े होते हैं वो अपना हाथ आसमान की तरफ कर लेते हैं और उसे करने के बाद वो पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। और इतना ही नहीं, वह सभी के सभी हमारे एमसी और उसके अपग्रेडेड जितने भी गोस्ट हैं उन पर अटैक कर पड़ते हैं। और तभी हमारा एमसी जब इसे देखता है तो वो सभी के सभी गोस्ट को अपनी अपनी पोजीशन में बुला लेता है और अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो सभी गोस्ट को मार सके और एक ही झटके में उन दोनों का सर उड़ा देता है। और बाकी का जो बचते हैं वो उसके जो अपग्रेडेड गोस्ट होते हैं वो उसे काटने के लिए, उसे खाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि उसके सारे के सारे साथी मारे गए उस दुश्मन के और उनको खाने के बाद जो नॉर्मल गोस्ट होते हैं हमारे एमसी के वो अपग्रेड होना चालू हो जाते हैं और उनकी पावर लेवल बढ़ने लगती है, उनके दांत भी निकल आते हैं बड़े बड़े। और इस बार जब पावरफुल बन जाते हैं इसको खाने के बाद तो वो इतने पावरफुल बन जाते हैं कि उनके लिए अब तो वह गोश्त भी कुछ नहीं लग रहे होते हैं, वो एक झटके में पकड़ते हैं और उनकी गर्दन तोड़ते हैं और खा जाते हैं। इसको देखने के बाद एमसी कहने लगता है क्या जो प्लैंकिंग पकड़ने वाले जितने भी गोश्त थे वो तो मेरे जितने भी गोश्त थे उनको अपग्रेड करने में मेरी मदद करने में लगे हुए हैं। और जो आसमान में प्लैंकिंग उड़ने में लगा हुआ होता है उसमें से आवाज आने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथियों के साथ ऐसा करने की, मेरे सर्वेंट के साथ ऐसा करने की, अब तुम्हारे सभी के सभी लोगों को मरना होगा। और उसमें से एक अटैक बाहर निकलता है जिससे कि उसके जितने भी नॉर्मल गोश्त होते हैं वो एक करके मरना चालू हो जाते हैं, जिसको देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी उस प्लैंकिंग में से हमें से किसी को निकलते हुए दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये तो किसी वैम्पायर जैसा दिखने में लगा हुआ है और इसमें से ब्लैक मिक्स रेड कलर की एनर्जी निकलने में लगी हुई है। और हमारा एमसी के सामने आकर वह बंदा खड़ा हो जाता है और जब हमारा एमसी देखने लगता है तो वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल मिलीशियस गोश्त है, ये तो मुझे हराने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इस बंदे को और इसे हराना मेरे लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। तभी वो अपने उस स्वॉर्डमैन को ऑर्डर देने लगता है ताकि वो उसको जाकर मार सके, लेकिन जैसे ही स्वॉर्डमैन उस पर अटैक करने लगता है तो वो गोश्त उसे नोटिस कर लेता है और एक ही झटके में दूर फेंक देता है। और जो वैम्पायर है वो उस स्वॉर्ड गोश्त से फाइट करने में काफी ज्यादा स्माइल मार रहा होता है फाइट करते समय और हमारा एमसी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है फुल्ली तरीके से और अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ भेज देता है। और स्वॉर्ड भेजने के बाद उससे कहने लगता है ए नमूने इधर देख, इधर मुझसे फाइट कर, तू उधर क्या जा रहा है बे। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि उसकी स्वॉर्ड से उस वैम्पायर का जो भी गोश्त है उसका सर उड़ जाता है, लेकिन उसका सर उड़ने के बाद भी उसका सर वापस से आने लगता है और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और वो वापस से गोश्त जिंदा हो जाता है। और जब वह चिल्ला रहा होता है तो हमारे एमसी को उसकी आवाज है बहुत ज्यादा बेकार लग रही होती है और कहने लगता है इसको मन में सोचते हुए कि जो मिलीशियस गोश्त की जो चिल्लाने की आवाज है, अगर कोई नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट होता इस वक्त तो वो अभी तक बेहोश होकर गिर चुका होता या फिर उसके कान के पर्दे फट गए होते। दूसरी तरफ वो गोश्त हमारे एमसी पर अटैक करना पड़ता है और जिसको देखकर हमारा एमसी से कहने लगता है कि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि उसकी स्वॉर्ड उस गोश्त के छाती में घुस जाती है उस स्वॉर्डमैन की और ऊपर से उसका हुआक भी उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है।
लेकिन वह घोस्ट बिल्कुल भी हार मानने की मूड में नहीं होता और वो उस वॉक को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसको देखकर हमारा एमसी कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, इस मिलीशियस घोस्ट से ये पूरी तरीके से डिफरेंट है। मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि जो जांग यूचेंग की रिजेक्शन रिजुविनेटिंग जो पिल है उसका इस्तेमाल मैं यहाँ पर करूंगा, और वह इस पिल को खा लेता है जिससे कि इसकी जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो सारी की सारी वापस हो जाती है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, इसका जो इफेक्ट है इस पिल का वो आउटस्टैंडिंग है। मेरा माइंड पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है और मेरी एनर्जी भी रिस्टोर हो चुकी है। और तभी उसके बाद वो कुछ तालिस्मान निकालता है और कहने लगता है कि तुम मुझसे बस थोड़ी देर के लिए रोक के रखो, बाकी का अपन संभाल लेगा। और सभी के सभी तालिस्मान इसकी बॉडी के चारों तरफ घूमने लगते हैं। लेकिन वह गोश्त इस चीज को नोटिस कर लेता है और वो पीछे मुड़कर हमारे एमसी की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ वह स्वॉर्डमैन डायरेक्टली उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन जब वह गोश्त हमारे एमसी को इस तरीके से पावरफुल अटैक की तैयारी करते हुए नोटिस कर लेता है तो वो इसको होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता और वो हमारे एमसी पर कूद पड़ता है ताकि वो उसे रोक सके। लेकिन जब वो उसे रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है तो वो जो वाक्स होता है वो उसे रोकने के लिए उस पर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन वह गोश्त उन वाक्स को रोकने में कामयाब रहता है और को वहीं पर मार देता है। लेकिन वह स्वॉर्ड्समैन आता है और उस गोश्त की गर्दन एक बार फिर से काट देता है। लेकिन वो गोश्त वहां से गायब होने में कामयाब रहता है और डायरेक्टली उस स्वॉर्डमैन के पीछे आ जाता है। और पीछे आने के बाद वो स्वॉर्डमैन पर अटैक करने कर पड़ता है और उस स्वॉर्डमैन के बीच में से दो टुकड़े कर देता है जिससे कि स्वॉर्डमैन वहीं पर मारा जाता है। उसके बाद एमसी के जितने भी अपग्रेडेड नॉर्मल गोश्त होते हैं वो डायरेक्टली उस पावरफुल गोश्त पर अटैक कर बैठते हैं, जिसको देखते हुए वो पावरफुल गोश्त वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिससे कि आसपास के गोश्त चले जाते हैं और वो गोश्त हमारे एमसी पर अटैक कर बैठता है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आए हो। और तभी वो प्लंगिंग थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करता है तालिस्मान का। उस तालिस्मान में एक्टिवेट कर देता है थंडर टेक्निक जिससे गोश्त जल्दी से जल्द मारे जाएं। और जैसे ही वो उस टेक्निक को एक्टिवेट करता है तो वहां पर एक स्टार टाइप का कुछ बन जाता है और जितने भी तालिस्मान होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एक फॉर्मेशन बन जाती है और आसमान में बहुत ज्यादा पावरफुल बिजली कड़कने लगती है जिसको देखकर वह गोश्त भी डर जाता है। और जब वह डर जाता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले तो वो हमारे एमसी को रोकने की कोशिश करने लगता है कि अगर उसे रोक दिया तो वो थंडर कभी आएगी नहीं और ये कभी मरेगा नहीं। लेकिन जब वो हमारे एमसी पर अटैक करता है तो हमारा एमसी भी काफी ज्यादा चालाक निकलता है और अपना रेडिएंट शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और अगले ही पल हमें उसकी थंडर दिखाई जाती है जो कि डायरेक्टली उस गोश्त पर जाकर गिरती है। और थंडर के गिरने के बाद, बिजली के गिरने के बाद वो गोश्त वहीं पर भुनकर राख हो जाता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है अपने इन लास्ट मूवमेंट्स में। और एक जोरदार धमाका होता है उसके अंत के साथ और उसके बाद एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि फाइनली मेरी फाइट इससे खत्म होती है। लेकिन जब इतनी ज्यादा पावरफुल बिजली वहां पर कड़क रही होती है, गिर रही होती है आसमान से जमीन पर, तो बाकी के जो गोश्त होते हैं वो इसको देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और उनके पसीने छूट जाते हैं। और हमारा एमसी इसको करने के बाद मन में उससे अपने आप से कहने लगता है कि मेरी जो प्लंडिंग थंडिंग टेक्निक है वो वाकई में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और वो बाकी के जितने भी नॉर्मल गोश्त होते हैं जो कि उसके साथी नहीं है वो उन सभी को उन थंडर का इस्तेमाल कर एक एक करके मारना चालू कर देता है। और उस प्लंगिंग के जितने भी साथी होते हैं उसके साथ उसे जो पकड़े हुए होते हैं वह भी एक एक करके मरने लगते हैं और एक ही झटके में पूरे के पूरे गांव को साफ कर देता है ये बंदा। और अपने साथियों से पूछने लगता है क्या यहाँ के जितने भी गोश्त हैं मैंने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए हैं क्या, चलो जाकर देखते हैं नीचे इस टाउन में कि कोई जिंदा तो नहीं है। और बाकी के अपने गोश्तों से कहने लगता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी घूमता हुआ गोश्त दिखे तो जाओ और बाकी के रिमेनिंग गोश्त को एलिमिनेट कर दो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना यहाँ पर। और उसकी गोश्त की आर्मी टूट पड़ती है उन पर अटैक करने के लिए। और इसी तरीके से समय गुजरता जाता है और कह रहा होता है कि मुझे पूरी की पूरी लैंड को, पूरी की पूरी जमीन को साफ करना होगा ताकि इस जगह पर कभी भी गोश्त ना आए और यहाँ पर आसपास के जितने भी गांव वाले हैं वो कभी भी उन्हें धमकाए नहीं। और जब हमारा एमसी वहां से गुजर रहा होता है तो उसने जो पावरफुल गोश्त को थंडर टेक्निक से मारा था वहां पर एक चमकती हुई बॉल दिखाई जाती है ग्रीन कलर की। उसको देखकर ये समझ जाता है कि ये तो एक गोश्त एलेक्सरी है और उसमें से बहुत मात्रा में पावर निकल रही होती है और वो उस पावर का इस्तेमाल अपने गोश्त स्ट्रीमर बैनर का जो भी जो स्ट्रीमर है उसका इस्तेमाल करने लगता है सोल बैनर स्ट्रीमर को पावरफुल बनाने के लिए। और उसकी सारी की सारी एनर्जी उस स्ट्रीमर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है उसकी छड़ी के द्वारा। और जैसे ही वह सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था इस गोश्त एलेक्सरी से, ये मेरे इस सोल गैदरिंग स्ट्रीमर की जो पावर है उसकी क्वालिटी है उसको इंक्रीज कर सकता है। जब तक मैं और भी ज्यादा गोश्त एलेक्सरी को कलेक्ट कर लूंगा तो मेरा जो स्ट्रेंथ है वो और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी, कंटिन्यू होती जाएगी और कभी भी कम नहीं होगी। और जब मेरा जो सोल गैदरिंग स्ट्रीमर है वो 24 फॉरबिडन पीक बैटल पावर पर पहुंच जाएगा तो इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी कैपेसिटी हो जाएगी वो 95,000 हो जाएगी और जिससे कि मुझे और भी तक ग्रेट हार्वेस्ट मिल जाएगा। और भाई इसको देखते हुए वो इस बैनर को अपने चेहरे से लगाते हुए काफी तक खुश हो रहा होता है, भाई इतनी पावरफुल चीज जो मिल गई, पैसा ही पैसा। और अगले ही पल हमें यूनिव विलेज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और गांव वाले कह रहे होते हैं कि कल बहुत ही ज्यादा डिफरेंट चीज होने में लगी हुई थी आसपास और बहुत ज्यादा तेज बिजली भी कड़कने लगी थी जिससे कि मैं रात में बहुत ज्यादा डर गया था। लगता है कि जो बिजली थी वो विलेज लोटस से आने में लगी थी उस डायरेक्शन से। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ये सारी की सारी सिचुएशन थंडर गॉड के द्वारा हुई है
और जो थंडर गॉड थे उन्होंने अपनी डिवाइन पनिशमेंट उन गोस्ट को दिखा दी है और सारे के सारे गोस्ट को वहां से भगा दिया है और हमारा जो यूनिव विलेज है वो सारा का सारा विलेज बच चुका है अब तो। और सभी के सभी लोगों को हमें घर जाना चाहिए और उन थंडर गॉड का टैबलेट बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए प्रे करना चाहिए। जब हमारा एमसी वहां से गुजर रहा होता है तो एक आंटी उसकी तरफ आती है और उससे कहने लगती है कि जी यूए, क्या तुम्हें पता है कि जो विलेज लोटस जो विलेज लोटस है लास्ट नाइट को उसके यहाँ पर क्या हुआ था। तभी हमारा एमसी घबराता है और उससे कहने लगता है क्या उसके बारे में, शायद वो थंडर गॉड के द्वारा ही किया गया होगा। और ये कहने के बाद वो अपनी पेंटिंग निकालता है और कहने लगता है कि अब समय आ चुका है यहाँ से जाने का मेरा, और अपने हुआक को समन कर लेता है और उस पर जाकर चढ़ बैठता है और वहां से उड़कर निकल पड़ता है अपनी एक नई जर्नी पर। तभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है कुंगी टाउन का, जहाँ पर वो एक घर के ऊपर पहुंचकर कहने लगता है मन में सोचते हुए कि ये जो घर है वो जाओ गांगी और गुओ जेंगियांग का है, और जो लाइट बॉडी टेक्निक उसने सीखी थी उसका इस्तेमाल करके उसकी छत पर जाकर गिर जाता है और कहने लगता है कि जो टेक्निक है 5 चैनल की वो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जिससे कि मुझे कोई भी नोटिस नहीं कर सकता और बिना किसी परेशानी के मैंने इतनी ज्यादा ऊंचाई से मैं गिरा हुआ हूँ लेकिन फिर भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर और ना ही एक साउंड भी आया थोड़ा सा भी। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पर चोरों की तरह घुसता रहा हूँ तो बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला मुझे। और तभी वह अपने उस स्ट्रीमर में से एक पावरफुल अपग्रेडेड गोस्ट को समन करता है और इस मूवी को और भी ज्यादा अम्यूजमेंट यानी कि और भी ज्यादा फनी बनाने के लिए उस गोस्ट को समन करने के बाद कहने लगता है कि मैं थोड़ा बहुत इसको और ज्यादा मजेदार बनाता हूँ और इस बंदे को थोड़ा सा डरा देता हूँ और उसके घर के अंदर उस गोस्ट को भेज देता है, जहाँ पर ये बंदा काफी ज्यादा मौज में लेटा हुआ होता है और काफी खुश दिख रहा है। यहाँ पर खुश होते हुए कह रहा था कि मेरे जो मास्टर हैं वह इस सेक्ट के सेक्ट लीडर बनने की कैंडिडेट है और जो मेरी पोजीशन है उसके बाद बहुत ज्यादा इस सेक्ट में स्काई रॉकेट हो जाएगी और उसके बाद जो बाइजी हुए था उस बंदे को तो मेरे साथियों ने निपटा दिया होगा अब तक, और यहाँ पर मेरी पोजीशन को कोई भी निपटाने के लिए यहाँ पर मुझे मेरी पोजीशन से हटाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन तभी अचानक से उसे बहुत ज्यादा कोल्ड महसूस होने लगता है और जैसे ही वो अपना चेहरा अपनी आंखें खोलता है तो वो किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसी के सामने उसका गोश्त उसे डराने में लगा हुआ होता है, जो कि बहुत ज्यादा डरावनी चीज दिख रही है, जिससे बचने के लिए वो चिल्लाने लगता है और चिल्ला कर अपने बेड से नीचे आकर कूद जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है इस वक्त। और तभी हमारा एमसी आता है और उससे कहने लगता है कि हम लोग फिर से मिल गए सीनियर ब्रदर गुओ, और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे एमसी की, जिसको देखकर वो गुओ कहने लगता है कि भाई जी हुए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम कोई गोश्त हो या फिर एक ह्यूमन। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है क्या तुम मुझे देखकर इतना ज्यादा सरप्राइज हो चुके हो। ये सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है क्या 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 तुम मरे नहीं हो, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम मुझे ये बताओ। तभी हमारा एमसी कई सारे गोश्त को समन करते हैं, उससे कहने लगता है कि रिलैक्स, मैं तो बस तुमसे यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता था और कुछ भी नहीं। और वो बंदा गंदी तरीके से डर गया होता है और हमारा एमसी कहने लगता है कि मैं तुमसे जो भी क्वेश्चन पूछूंगा तुम उसका आंसर दो या नहीं दो, ये बात तुम पर डिपेंड करती है। और जब सारे के सारे गोश्त उस गुफा पर चढ़ बैठते हैं तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और कहना लगता है कि भाई जी आखिरकार तुम कहाँ से आने में लगी हुई हो और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि तुम इतने ज्यादा गोश्त को कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछूंगा, तुम उसका जवाब दो, अगर तुम मुझसे फाइट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें उसका आंसर तो पता ही होगा। यह बात सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि ठीक है तुम मुझसे जो पूछोगे मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि जहाँ तक मुझे लगता है मुझे समझ में आता है कि मैं तुम्हारे मास्टर के लिए कोई भी खतरा नहीं हूँ जो कि जाओ जिंग है, तो आखिरकार वो तुम्हारा मास्टर मुझे मारना क्यों चाहता है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उसे सच सच बताने लगता है और उससे कहने लगता है कि जो रिक्वेस्ट है वो हॉल मास्टर ली जुओ के द्वारा की गई है ताकि वो तुमसे छुटकारा पा सके, अगर वो ऐसा मदद कर देते तुम्हें मारने में तो वो उनकी मदद करेंगे मेरे मास्टर की ताकि वो इस यहाँ के सेक्ट लीडर बन सके। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी समझ जाता है और उससे पूछने लगता है क्या वह ली युगुरी के फादर है, जो दो आउटस्टैंडिंग डिसिपल का जो इश्यू था वो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, तो आखिरकार वो अभी भी मुझे मारना क्यों चाहता है, मुझे ये बात समझ नहीं आई। ये बात सुनने के बाद गुओ से बताने लगता है कि जो ली जुए है वो वहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है उस जगह पर, अगर हम लोग तुमसे छुटकारा पा लेते हैं तो वो अपने बेटे ली युगुरी की मदद करेगा आउटस्टैंडिंग डिसिपल बनने के लिए फिर से। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं जो आउटस्टैंडिंग डिसिपल है जो लिन फैमिली का सेकंड बेटा है उसका स्टडी पार्टनर बनने के लिए उसे चूज किया जा सकता है उस काउंटी टाउन में। और इस अपॉर्चुनिटी के लिए सारे के सारे जितने भी आउटस्टैंडिंग डिसिपल्स हैं उस काउंटी टाउन में सभी को मार दिया जा चुका है ताकि जितना भी उसका जो ग्रैंड नीफ्यू है उस एल्डर का वो टॉप कैंडिडेट बन सके। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये लिन फैमिली की सिचुएशन क्या है, और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो कंपटीशन है ये उसका स्टडी पार्टनर बनने के लिए वो इतना ज्यादा डरावना है, इतना ज्यादा फायर्स है क्या, यहाँ तक कि वो एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार है। ये बात सुनने के बाद वो गुओ से एक्सप्लेन करते हुए उसे बताने लगता है जहाँ तक मुझे पता है कि जो लिन फैमिली है वो एक कल्टीवेशन फैमिली है और उनके पास कई सारे कल्टीवेशन मास्टर्स मौजूद है, और तो और मैंने यह भी सुना है कि उस समय पर जो हमारे बर्निंग सनसेट के हेड सेक्ट लीडर है ना वो भी लिन फैमिली से बिलोंग किया करते थे।
जो कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर और गार्ड की तरह काम किया करते थे। और एक बार जब उन्होंने लिन फैमिली को छोड़ दिया तो उन्होंने अपना नाम बनाया और यहाँ पर इस बर्निंग सनसेट की खोज की। यहाँ पर इस बर्निंग सनसेट को बनाया इस वुजियांग काउंटी में। जब हमारे एमसी को ये बात पता चलती है कि वो बस वहां के एक तुच्छ से छोटे से गार्ड थे और उन्होंने इस सेट को बना दिया, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग वाली बात है। जो बर्निंग सन सेट के लीडर है, जो कि हेवनली स्वॉर्ड जियांग टाओ है, जो कि टॉप रैंक के मास्टर है यहाँ के हिसाब से, वो बस लिन फैमिली के एक गार्ड थे। तो अगर तुम मुझे ये बताओ वो कि आखिरकार जो जाओ किंग है वो कितना ज्यादा पावरफुल है और उसके पीछे इतना ज्यादा कौन सा पावरफुल मैन है जो कि उसको सपोर्ट करने में लगा हुआ है। ये बात सुनने के बाद जो गु है उसे बताने लगता है कि मेरी जो मास्टर की स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी राइट हैंड गार्डियन लियू यांग के पार कर चुकी है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं एडिशन में वो काफी द फेमस मास्टर हुआक स्ट्राइक उसकी 10th फॉर्म को भी जानते हैं और तो और उसके पास फ्लाइंग डेगर्स की स्किल भी मौजूद है। और वो स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी बड़े से बड़े पत्थर को भी तोड़ने में कामयाब रह सकती है, मक्खन माफी। और उसके पास उसका खुद का हाउस कीपर है जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है और उसके पास इतने ज्यादा स्किल्ड मैन नहीं है। तभी हमारा एमसी कुछ से पूछ लगता है कि मैं तुमसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इनिशियली देखा जाए तो जब जुओ गांगी पर अटैक किया था मैंने, गुओ जांगी ने मुझ पर अटैक किया था, क्या ये सारी प्लानिंग तुम्हारे द्वारा की गई थी? ये बात सुनने के बाद वो काफी तक डर जाता है गुओ और उससे क्या लगता है कि जो जाओ गांगी है वो तुम्हारे टैलेंट को लेकर काफी तक जेलस महसूस करने में लगा था और तभी उसने तुम पर अटैक कर दिया था। यहाँ तक कि मैंने तो उससे मना भी किया था कि वो तुम पर अटैक ना करे ना करे ना करे, लेकिन फिर भी तुम पर अटैक करवाया उसने। और मैं पूरी तरीके से इनोसेंट हूँ। और वो इतना डर गया होता है कि उसने अपनी पैंट भी गिली कर ली होती है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी वहां से जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि मुझ पर अटैक करवाने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि मैं तुम ही थे। और जब हमारा एमसी वहां से जाते हुए देखता है गुओ तो काफी डरते हुए कहने लगता है कि नहीं सीनियर ब्रदर भाई, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मैंने ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था। और जब सारे के सारे गोश्त उसे मारने लगते हैं तो वो गालियां देते कहने लगता है कि तुम कमीने भाई जी हुए, तेरी मौत भी ऐसे ही होगी, मेरे जो मास्टर है वो बदला जरूर लेंगे मेरे मौत का। और हमारा एमसी वहां से सारी की सारी चीखें सुनने में लगा हुआ था उस बंदे की। और तभी वह किसी घर के सामने खड़ा हो जाता है और काफी तक खुश होते हुए उसके घर पर जंप मार देता है और अंदर आ जाता है बिना नोटिस के। और अंदर आने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा लेट हो चुका है और यहाँ पर अभी भी इसके मेन हॉल में लोग जिंदा है, मौजूद हैं, जहाँ पर अंदर बातें कर रहे होते हैं कुछ लोग। कोई कह रहा होता है कि मास्टर हमने ऑफिशियल्स को सभी को ब्राइब कर लिया है, खरीद लिया है, और जो 4 सुपरवाइजर हैं हमारे इस सेक्ट में वो भी हम ही को सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी जो पोजीशन है यहाँ के बर्निंग सनसेट के लीडर बनने की वो गारंटेड हो चुकी है। और तभी राइट हैंड गार्डियन उससे कहने लगता है कि हमें अपने गार्ड को इस तरीके से लोड नहीं करना चाहिए जब तक जो लियू ही है और वो सारे के सारे वापस नहीं आ जाते। ये वही लोग हैं जिनको इसने मारने के लिए भेजा हुआ था। और कह रहा होता है अगर जो भाई जी हुए वो मरा नहीं तो जो ली जाओ है वो हमारे एग्रीमेंट को बिल्कुल भी मानेगा नहीं और हमें जो हमारे बीच में जो डील हुई थी उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और मेरी मदद नहीं करेगा। ये बात सुनने के बाद उसका बटलर उससे कहने लगता है कि ये तो बस एक छोटा सी बात है, हमें कल तक इसकी न्यूज पक्का मिल जाएगी, तो आप मुझसे कहने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक से वो राइट हैंड गार्डियन कुछ नोटिस करने लगता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कौन है वे बाहर। और तभी वहां पर उसे गोस्ट एनर्जी महसूस होने लगती है और वो कहने लगता है कि 5 चैनल लीडर मैं जाओ और 5 चैनल लीडर के बीच में कोई भी हेट्रेड मौजूद नहीं थी और वहां पर जो गोस्ट हेड बंडिज का जो मैटर था वो भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो आखिरकार यहाँ पर आपके आने का क्या रीजन है और मेरे लिए इतनी ज्यादा परेशानियां खड़ी करने का? 5 चैनल लीडर आप मुझे ये बताइए कैसा लगा कि आपकी मैं यहाँ पर मदद करूं उस ली जोन को मारने के लिए और आपके गोस्ट हेड बंडिज को दोबारा से बनाने के लिए उस ग्रुप को हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे और पूरे के पूरे किंग को डोमिनेट करेंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हो 5 चैनल लीडर? जब हमारा एमसी इसकी सारी की सारी बातों को सुनता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो जुओ जिंग है वो बाकी में बहुत ज्यादा शेमलेस बंदा है, लेकिन इस बंदे ने कभी भी इस बारे में अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि ये मैं हो सकता हूँ। और तभी हमारा एमसी सारे के सारे गोश्त को वहां पर बुला लेता है, वो भी अपग्रेडेड गोश्त को, और उन्हें अंदर जाने के लिए ऑर्डर दे देता है। तभी हमारे एमसी के सारे के सारे गोश्त उस दरवाजे को क्रॉस कर उस कमरे के अंदर घुस जाते हैं, जिसको देखकर वो बंदा काफी डर जाता है और गालियां देते हुए वो राइट हैंड गार्डियन कहने लगता है तू बास्टर्ड कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरीके से अटैक करने की? 5 चैनल लीडर क्या तुम मुझसे वाकई में फाइट करना चाहते हो और मेरे हाथों से मरना चाहते हो? दूसरी तरफ जो गोश्त फीमेल गोश्त होती है वो डायरेक्टली उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ती है, लेकिन राइट हैंड गार्डियन अपनी उस अटैक को बिल्कुल भी झेल नहीं सकता और अपनी हुआक स्ट्राइक 10th फॉर्म का इस्तेमाल करने लगता है। और जब फीमेल गोश्त उस पर अटैक करती है तो वो राइट हैंड गार्डियन उस फीमेल गोश्त के 2 टुकड़े कर देता है बीच में से और उसको वहीं मार देता है। और उसके मरने के बाद अगले ही पल हमें पीछे से दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के द्वारा भेजे गया जो स्वॉर्ड मैन होता है वो उस पर अटैक करने लगता है
लेकिन राइट हैंड गार्डियन उसके अटैक से निकलने में बचने में कामयाब रहता है और उसको अपने हाथों से उसकी स्वॉर्ड को पकड़कर वहीं पर तोड़ देता है। इतना ज्यादा पावरफुल होता है वो बंदा। और उसके बाद उस स्वॉर्डमैन पर जैसे ही अटैक करता है तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ स्वॉर्डमैन वहां से गायब हो जाता है और अगले ही पल वो नोटिस करता है राइट हैंड गार्डियन एक छोटी सी उड़ती हुई स्वॉर्ड उसकी तरफ आ रही है, जिसको देखकर वह काफी ज्यादा सरप्राइज और डर जाता है और उस छोटी सी स्वॉर्ड से डॉज करने की कोशिश करने लगता है और डॉज करते हुए 5 चैनल लीडर के बारे में कहता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम मुझे वाकई में जियो जिंग को इतना ज्यादा कमजोर समझते हो? और अपनी छोटी छोटी नाइफ्स निकालते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी जो एक्चुअल और रियल बॉडी है उसके बारे में मुझे पता है और उन्हें थ्रू करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी रियल बॉडी यहाँ पर मौजूद है और जो नाइफ्स होती हैं वो उस दरवाजे के बाहर से जाने लगती है जो कि डायरेक्टली हमारे एमसी के उस बैरियर पर जाकर लगती हैं और हमारा एमसी बच जाता है उस अटैक से। इसको देखते हुए वो राइट हैंड गार्डियन सरप्राइज होते हुए क्या लगता है, क्या मैंने वाकई में अपने अटैक को मिस कर दिया यहाँ पर? तभी पीछे से एक उड़ती हुई स्वॉर्ड उसको मारने के लिए आने लगती है, लेकिन उसका जो बटलर होता है, हाउसकीपर होता है, वो उसको रोकने लगता है और कहने लगता है कि मास्टर सावधान हो जाइए। लेकिन फिर भी उसकी स्वॉर्ड इतनी पावरफुल होती है कि वो उसके हाउसकीपर की बॉडी को क्रॉस करते हुए डायरेक्टली उस राइट हैंड गार्डियन की बॉडी में जाकर लग जाती है, जिससे कि उसको चोट लग जाती है। इसको देखते हुए हमारा एमसी कहने लगता है कि मेरी यहाँ की सारी फाइट ओवर हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और गाइस कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस कुछ लोग लाइक नहीं कर रहे हैं गाइस, तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नारायण, साइनिंग आउट। अपना ख्याल रखिएगा गाइस।